Hello friends, today we are going to discuss DULLB question paper 2019. So I am going to discuss only legal questions. So हमारा पहला क्वेश्चन जो है पेटेंट एक्ट को लेकर है कि पेटेंट जो है वो कितने साल के लिए ग्रांट किया जाता है। तो इसका आंसर होगा ए 20 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यह है ट्रेडमार्क्स एक्ट को लेकर कि ट्रेडमार्क जो है वो कितने साल के लिए ग्रांट होता है। तो ये आपका है 10 ईयर्स। अब ये जो आप क्वेश्चंस देख रहे हैं ट्रेडमार्क एक्ट को लेके या पेटेंट एक्ट को लेके, ये आपका आईपीआर लॉ से, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से, जो कि आपको एलएलबी में पढ़ना है आपको, ठीक है, सेमेस्टर पेपर में, सेमेस्टर एग्ज़ाम में। बट आपका इसमें से क्वेश्चन दे रखा है इस तरह का, क्योंकि ये जनरल टॉपिक है आपका, कि मतलब ये आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रेडमार्क हो गया या कॉपीराइट हो गया या पेटेंट एक्ट हो गया, ये सब क्या होता है और कितने साल के लिए ग्रांट होता है। तो आपको ऐसा नहीं है कि अलग से आपको आईपीआर जगह पढ़ना है, बस थोड़ा बहुत नॉलेज उसके बारे में होना चाहिए, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे ये कब सेलिब्रेट होता है आपका। तो ये आपका होता है 26 अप्रैल को होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। सेम इसी तरह आपका जो डेज़ है, अब डेज़ पूछा गया है तो इसका ये मतलब नहीं है कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक आपको सारे डेट याद करने, नहीं। आपको एग्ज़ाम से 3 महीने पहले के जो भी इंपॉर्टेंट डेट्स रहे हैं आपको सिर्फ उस पर फोकस करना है, और बाकी जितने भी आपके लॉ से रिलेटेड जो भी आपके डेज़ हैं साल भर के, उस पर तो आपको सारा देखना है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन डे वो कब मनाया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का कि जो सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया है वो लाइज करता है किसके साथ। तो वो होता है, इसका आंसर होगा डी, पीपल ऑफ इंडिया। अब जब प्रीएम्बल देखेंगे तो प्रीएम्बल के बिल्कुल फर्स्ट लाइन में ही लिखा हुआ वी द पीपल ऑफ इंडिया, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो क्लॉज 4 है आर्टिकल 15 का, वो कौन से अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुआ था। तो ये हुआ था आपका फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुआ, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आर्टिकल 360 जो है वो कितनी बार इन्वोक हुआ इंडिया में। आर्टिकल 360 जो आपका है वो फाइनेंशियल एमरजेंसी को लेकर है, तो वो आज तक इन्वोक नहीं हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, नेवर इन्वोक्ड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि आर्टिकल 2021 को जो है 359 के परव्यू से निकाल दिया गया है, ठीक है। तो ये कौन से अमेंडमेंट एक्ट से हुआ था। अब 359 क्या कहता है, तो 359 आपको कहता है कि एमरजेंसी के टाइम पे जो आपको फंडामेंटल राइट्स होते हैं उसे कर्टेल कर दिया जाता है, तो उससे आर्टिकल 20 और 21 को निकाल दिया गया था आर्टिकल 359 के परव्यू से, ठीक है। तो ये आपका किया गया था आपका 44th अमेंडमेंट एक्ट में, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेंबर्स इन द हाउस ऑफ पीपल इज़ बेस्ड ऑन, इसका हो जाएगा पॉपुलेशन, ऑप्शन सी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि द रेट्स ऑफ प्रोहिबिशन है ये इशू कब होता है। तो ये इशू तब होता है जब एब्सेंस ऑफ जुरिडिक्शन हो, या एक्सेस ऑफ जुरिडिक्शन हो, या वायलेशन ऑफ नेशनल जस्टिस हो, ठीक है। तो बोथ ए बी सी, सॉरी बोथ ए एंड बी, मतलब ये ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, मतलब एब्सेंस ऑफ जुरिडिक्शन भी, या एक्सेस ऑफ जुरिडिक्शन, या वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेशनल जस्टिस, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आर्टिकल 15(1)(a जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है, वो किसके लिए है। तो आपको सिटीजन्स ऑफ इंडिया के लिए हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि जो कंपटीशन एक्ट आपका जो है 2002 में जो आया था, ये जो है किस एक्ट को रिप्लेस किया था। तो ये रिप्लेस किया था MRTP एक्ट को। कंपटीशन एक्ट से पहले था मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट, जिसको हम लोग MRTP एक्ट भी बोलते हैं शॉर्ट में। तो इस एक्ट को कंपटीशन एक्ट ने रिप्लेस किया था, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। बट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि द पावर ऑफ प्रेसिडेंट है टू इशू ऑन ऑर्डिनेंस। जो प्रेसिडेंट का जो पावर है ऑर्डिनेंस इशू करना, वो कौन सा पावर है, वो लेजिस्लेटिव या एग्जीक्यूटिव है, क्या है। तो प्रेसिडेंट का हो गया या गवर्नर का हो गया, जब वो ऑर्डिनेंस पास करता है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट आपका ऑर्डिनेंस कब पास करता है, जब पार्लियामेंट आपका सेशन में नहीं होता है, ठीक है। तो ये जो आपका जो पावर है प्रेसिडेंट का ऑर्डिनेंस इशू करने का, ये कौन सा पावर, तो ये उसका लेजिस्लेटिव पावर है आपका, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि कौन से लैंडमार्क जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने डिक्रिमिनलाइज किया था होमोसेक्सुअलिटी को। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, नवतेज सिंह जौहर के केस में किया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग जजमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट प्रिंसिपल इन द अवॉर्ड ऑफ डेथ पेनल्टी वाज फर्स्ट लेड डाउन। ये हुआ था आपका बच्चन सिंह के केस में, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए।
बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि हाउ मेनी टाइम्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन सीक री इलेक्शन टू हिज पोस्ट, कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है कितनी बार सीक कर सकता है री इलेक्शन के लिए अपने पोस्ट के लिए, तो एनी नंबर ऑफ टाइम्स, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है कि प्रेसिडेंट जो है अपना रिज़ाइन किसे देता है, तो वाइस प्रेसिडेंट को देता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, वाइस प्रेसिडेंट। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट इलेक्टोरल कॉलेज फॉर इलेक्टिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जब आपका प्रेसिडेंट का आपका जब वो होता है इलेक्शन होता है, तो कौन सा इसमें इलेक्टोरल कॉलेज में नहीं आता है, तो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा वो तो आता ही है, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ईच स्टेट वो भी आता है, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा वो भी आता है, लेकिन इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं आता है आपका, तो ये ऑप्शन हो जाएगा सी कि ये उसमें नहीं आता है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चार्ज ऑफ इम्पीचमेंट जो है ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी प्रिफर्ड बाई, जो चार्ज ऑफ इम्पीचमेंट है अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर हिज रिमूवल, वो कहाँ शट हो सकता है, तो आपका बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट में, जिसका ऑप्शन हो जाएगा ए। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच वन द फॉलोइंग रिट्स कॉल्ड बुलवॉक ऑफ पर्सनल फ्रीडम, ये हो जाएगा हैबेस कॉर्पस। ठीक है, अब बाकी सिर्फ हैबेस कॉर्पस को नहीं पढ़ना आपको, बाकी सारे जितने भी आपके शरारी हो गए, मैंडेमस हो गए, जो रिट्स आपके कोवारंटो, ठीक है, तो ये आपको सारे के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए आपको, जिसका आंसर हो जाएगा बी, हैबेस कॉर्पस, बुलवॉक ऑफ पर्सनल फ्रीडम। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट द फिलॉसफी अंडरलाइन द और कॉन्स्टिट्यूशन हिस्टोरिक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन वाज मूव्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बाय, ये जगह पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन ए। इन विच ए राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन वाज एनेक्टेड, ये हो जाएगा ऑप्शन ए, 2009 में ऐसा हुआ था, ये इनेक्ट हुआ था। बात करते हैं द प्रीएम्बल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन इनविजाइजेस व्हाट काइंड ऑफ जस्टिस, प्रीएम्बल ऑफ इंडिया जब आप लोग खोलेंगे आप वहाँ पे, तो वहाँ पे क्या दिखता है आपको, तो सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल सब तरह की जस्टिस की बात वहाँ होती है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑल दी अबव, डी। बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो अमेंड हो सकता है या नहीं, नहीं वो कभी भी अमेंड नहीं हो सकता, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो कभी भी अमेंड नहीं हो सकता है, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा डी कि वो कभी भी अमेंड नहीं हो सकता है। विच ऑफ द सेट इज सेट टू बी द गोल्डन ट्रायंगल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे आर्टिकल, लेकिन गोल्डन ट्रायंगल किसके बोलते हैं, तो वो आपको बोलते हैं आर्टिकल 14, 19 और 21 को बोलते हैं गोल्डन ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, ये आपको डिसाइड हुआ था मनेका गांधी के केस में आपका, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। बात करते हैं सरकारिया कमीशन, तो सरकारिया कमीशन आपसे किससे कॉन्सर्न है, तो वो आपका है सेंटर स्टेट रिलेशन को लेके वो कंसर्न था। बट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि आपका अटॉर्नी जनरल जो है स्टेट में, हु इज़ इक्वालेंट ऑफ अटॉर्नी जनरल इन स्टेट, अटॉर्नी जनरल के इक्वालेंट कौन है स्टेट में, तो जो अटॉर्नी जनरल होता है वो आपका सेंट्रल लेवल पे आपका होता है, तो ठीक उसी तरह एक स्टेट लेवल पे भी होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ स्टेट, तो वो होता है आपका एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल जो होता है वो आपका स्टेट लेवल पे होता है, जिसको हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफिसर ही बोलते हैं ऑफ स्टेट। तो अटॉर्नी जनरल होता है आपका सेंट्रल लेवल पे, और ये आपका एडवोकेट जनरल होता है आपका स्टेट लेवल पे है, तो अटॉर्नी जनरल की इक्विवेलेंट कौन है, एडवोकेट जनरल है। ठीक है, स्टेट में, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। अब बात करते हैं एज पर 7 शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन द पावर टू एनेक्ट लॉज एंड रेसिड्यूरी मैटर्स लाइज विद, आपको ये पता होगा कि कोई 3 लिस्ट है आपके 7 शेड्यूल में आपको बनाया गया है, सेंट्रल लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और आपका रेसिड्यूरी आपका। ठीक है, तो जो आपका जो हुआ आपका रेसिड्यूरी जो हुआ, मतलब जो बचे हुए मैटर है जिस पे ना सेंटर ने बनाया ना स्टेट ने बनाया, तो जो बचे हुए मैटर है आपका रेसिड्यूरी है वो कौन बनाएगा, जाहिर से बात है सेंटर ही बनाएगा। ठीक है, तो आपका ये कॉमन सेंस का आपको क्वेश्चन है, ये ऐसा नहीं कि पढ़ने के लिए, हाँ फिर भी आपको इसे ध्यान दे दीजिएगा अच्छे से। तो ये आपका है कि जो रेसिड्यूरी मैटर होता है जिस पे ना सेंटर ने बनाया लॉ ना स्टेट ने लॉ बनाया है, तो उस पर रेसिड्यूरी मैटर जितने भी होते हैं तो सेंटर ही बनाएगा, तो सेंटर मतलब पार्लियामेंट बनाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं कि प्रोसीडिंग इन कैमरा का मतलब क्या होता है, तो जो प्रोसीडिंग अगर प्राइवेट में होता है उससे प्रोसीडिंग इन कैमरा बोलते हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। द नेम ऑफ द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन, द नेम ऑफ द यूनियन गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज, वो है इंडिया, दैट इज़ भारत। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि द 262nd लॉ कमीशन जो है वो किससे डील करता है, तो वो डील करता है आपका एबॉलिशन ऑफ डेथ पेनल्टी से, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट कब सुप्रीम कोर्ट को कंसल्ट कर सकता है, तो जब ऐसा कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइज हुआ है जो कि पब्लिक इंपॉर्टेंस का है, तब वो प्रेसिडेंट कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को कंसल्ट, ऑप्शन हो जाएगा ए।
बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह कि व्हाट काइंड ऑफ डैमेजेस आर अवेलेबल फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जब होता है तो किस तरह का डैमेजेस अवेलेबल है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी लिक्विडेटेड डैमेजेस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह कि फ्रॉड क्या होता है। तो फ्रॉड का मतलब होता है कि एन एक्ट इज़ डन विद द इंटेंशन टू डिसीव अनदर पार्टी और एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स भी, कि जब किसी को डिसीव करने के इंटेंशन के ऐसा कोई एक्ट किया जाए या ऐसा कोई फैक्ट है जिसे छुपाया जाए, कंसील किया जाए, तो बोथ ए एंड बी हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो 3 लिस्ट है आपका 7 शेड्यूल में, अभी मैंने बताया था वहाँ पे, तो ऑफ इंडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिप्रेजेंट, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, फर्स्ट लिस्ट, सेकंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट जो है आपका, वो क्या है, वो डिवीज़न ऑफ पावर है या सेपरेशन ऑफ पावर है। बाकी तो देखने की ज़रूरत नहीं है, COD वो तो नहीं होगा, लेकिन आपका वो डिवीज़न ऑफ पावर है या सेपरेशन ऑफ पावर, ए और बी में कन्फ्यूज़न हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो इसी को थोड़ा ध्यान ये रखना है कि आपको डिवीज़न ऑफ पावर और सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर जो आपका होता है वो होता है आपका एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी, इसको सेपरेशन ऑफ पावर बोलते हैं। और ये जो पावर आपका हुआ 3 लिस्ट वाला, ये डिवीज़न ऑफ पावर है आपका, इसलिए ये ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। और सेपरेशन ऑफ पावर होता है एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी, ठीक है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, डिवीज़न ऑफ पावर, जो 3 लिस्ट है आपका। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, जो भी आपका रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज में कोई एग्रीमेंट है या रिस्ट्रेंट ऑफ आपका लीगल प्रोसीडिंग में है या ट्रेड में है, कोई ऐसा रिस्ट्रेंट किया जा रहा है, ऐसा कोई एग्रीमेंट, तो वो हमेशा वॉइड होता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि ए जो है थ्रेटन करता है अपनी वाइफ को और अपने सन को कि वो सुसाइड कमिट कर लेगा अगर वो डीड उसके फेवर में एग्जीक्यूट नहीं करते हैं तो ये इस तरह को बोलते हैं कोएर्सन बोलते हैं, जब किसी पे इस तरह का दबाव बना के काम किया था, तो ये आपका कोएर्सन हो गया, ए ऑप्शन हो जाएगा ए। अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि ए जो है एग्री करता है बी को कि वो अपना हाउस बेचेगा, लेकिन ए के पास 2 हाउस है, तो यहाँ पता नहीं चल पा रहा है कि ये कौन सा हाउस के बारे में बात कर रहा है। यहाँ पे अनसर्टेनिटी है, यहाँ पे सर्टेन नहीं बता रहा है कि 2 हाउस में से वो कौन सा हाउस बेचेगा, तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका वॉइड, ऑप्शन हो जाएगा ए। नन एस्ट फैक्टर मीन्स, ये तो आपका ये मैगजीम है, तो ये हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, इट इज़ नॉट माई डीड। इसी तरह से जो भी आपके इंपॉर्टेंट मैगजीम्स जो पूछे गए आज तक, आपको वो थोड़ा बहुत आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे, तो इसका ऑप्शन आएगा सी, इट इज़ नॉट माई डीड। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि ए जो है एग्री करता है बी को कि वो 1000 रुपीज़ देगा अगर रेन होता है तो, और बी बोलता है कि वो उसे देगा 1000 रुपीज़ अगर रेन नहीं होता है तो ये किस तरह का एग्रीमेंट है, वेजनिंग है, कॉन्टिनेंजेंट है या वॉर्डेबल है या नन है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन ए और बी में ही आपका कन्फ्यूज़न होगा, ठीक है। ये वेजरिंग मतलब जिसको बोलते हैं आपका जुए वाला सट्टेबाजी टाइप का वो है, या कंटिनेंजेंट है, मतलब कहने का मतलब कि किसी कंडीशन पे ये मतलब वो है, ठीक है। तो यहाँ पे इसी में कन्फ्यूजन हो सकता है। तो यहाँ पे ये है कि यहाँ पे एक कंडीशन के बेसिस पे यहाँ पे है कि अगर रेन हुआ तो वो उसे पैसे देगा और अगर नहीं हुआ तो वो उसे पैसे देगा। तो ये आपका कॉन्टिनेंजेंट है आपका, मतलब ये कंडीशन पे आपका ये लाई कर रहा है, ठीक है। तो ये कॉन्टिनेंजेंट एग्रीमेंट हो जाएगा ऑप्शन बी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, कैविएट वेंडिटर का मतलब क्या होता है। तो कैविएट वेंडिटर का मतलब होता है आपका सेलर बिहेवियर। इसी तरह से कैविएट एम्प्टर होता है आपका बायर बिहेवियर। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। इन विच ऑफ द केसेस द रिलेशन ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट एग्जिस्ट, रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल और एजेंट किस में एग्जिस्ट करता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट जो है वो किससे रिलेट करता है, एज से करता है, कम्पिटेंस से करता है या इंटेंशन से करता है या नन है। तो ये आपका ये कम्पिटेंस से होगा, मतलब कम्पिटेंट मतलब आपका कोई जो पार्टीज़ जो आपका है, पार्टीज़ जो है कॉन्ट्रैक्ट के लिए वो कम्पिटेंट है कि नहीं, ठीक है, कम्पिटेंट है कि नहीं, उसके लिए आपको सब कुछ आता है कि एज भी आ गया, साउंड माइंड का आ गया, सब कुछ आ गया, ठीक है। तो ये कम्पिटेंट की बात कर रहा है, एज भी एक उसमें से एक है उसमें से फैक्टर, लेकिन जिसके यहाँ पे देखेंगे हम लोग तो कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट जो रिलेट करता है आपका कम्पिटेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से करता है, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा बी। व्हेन बोथ द पार्टीज ऑफ आर अंडर मिस्टेक्स ऑफ फैक्ट, जो कि एसेंशियल है कॉन्ट्रैक्ट को, तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा वॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि जो लॉ ऑफ टॉर्ट है वो कैसा है, वो वायलेशन ऑफ किस तरह का राइट की बात करता है, राइट इन रेम की बात करता है वो। बात करते हैं डबल जेओपार्डी, ये क्या होता है, ये बहुत ही कॉमन चीज़ है, बार बार देखेंगे हम लोग यहाँ पे कि किसी भी बंदे को नो वन कैन बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश मोर देन वंस फॉर द सेम ऑफेंस, किसी भी बंदे को सेम ऑफेंस के लिए एक बार से ज़्यादा उसे पनिश या प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते हैं, ठीक है।
तो ये आपका हो गया डबल जेओपार्डी हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पे ये है यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपका कि अंडर द IPC 1860 डिसलोकेशन ऑफ टूथ जो है वो किस तरह का ऑफेंस है। तो आपका ये ग्रीवियस हर्ट में आएगा, बी में। अब बात कर रहे हैं यहाँ पे ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। द टर्म यूज टू डिस्क्राइब एन एक्यूज्ड हु सीक्स पार्डन फ्रॉम द कोर्ट बाय अग्रीइंग टू टेस्टिफाई अगेंस्ट ऑल अदर इन्वॉल्व्ड इन द क्राइम इज़। अब ये जो क्वेश्चन है कि यहाँ पे मतलब जो बहुत सारे एक्यूज थे उसमें से एक एक्यूज जो है वो पार्डन लिया कोर्ट से और एग्री किया कि बाकी अदर्स के वो क्या करेगा, वो टेस्टिफाई करेगा। ठीक है, बाकी अदर्स के क्या करेगा, वो टेस्टिफाई करेगा। ठीक है, तो इस तरह के इसको बोलते हैं अप्रूवर बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं अप्रूवर बोलते हैं कि मतलब पहले वो भी एक्यूज था लेकिन उसने अब क्या किया है, अग्री कर लिया, मतलब कोर्ट से पार्डन लिया और अग्री किया है कि बाकी सब के लिए वो टेस्टिफाई करेगा मतलब। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अप्रूवर बोलते हैं। उसी तरह हॉस्टाइल विटनेस के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है कि हॉस्टाइल विटनेस क्या होता है। हॉस्टाइल विटनेस वो विटनेस होता है कि जो मतलब गवाही देने वाला है या दे रहा है, लेकिन वो बाद में क्या होता है, गवाही देते टाइम वो पलट जाता है, मुकर जाता है। वो देने वाला होता है कुछ और लेकिन वो अगेंस्ट में देता है आपका गवाही, तो उसको हॉस्टाइल विटनेस बोलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जानना चाहिए। अब यहाँ पर बात करते हैं कि FIR जो है कॉग्निजेबल ऑफेंस में कौन को लॉन्च कर सकता है। तो इसमें सारे कर सकते हैं, विक्टिम हो गया, मेंबर हो गया, फैमिली मेंबर विक्टिम का, या पुलिस ऑफिसर। तो डी ऑल ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। मालिमत कमीशन जो है वो किस कमेटी जो है वो किससे आपका वो है, तो ये आपका हो जाएगा क्रिमिनल लॉ से आपका ये है रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वैलिड कस्टम क्या होता है, उसके एसेंशियल्स क्या है। अब वैलिड कस्टम, कस्टम का मतलब होता है रीति रिवाज। अब किसी चीज़ को रीति रिवाज कब मानेंगे, उसको जो हम तभी मानेंगे जब वो एंटिक्यूटी मतलब बहुत लंबे टाइम से पुराने ज़माने से चला आ रहा है। सर्टेनिटी जो कि सर्टेन है, और कंसिस्टेंसी मतलब लगातार प्रैक्टिस हो रहा है, बहुत सालों से जो प्रैक्टिस हो रहा है। ठीक है, तो उसी को हम लोग कस्टम मानते हैं हम लोग। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका ऑल द अबव। ट्रांसफ़र मैलिस जो है ये आपको एक IPC में कहाँ कवर्ड है, तो सेक्शन 301 में ये कवर्ड है ट्रांसफर्ड मैलिस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इनकोहेट क्राइम। इनकोहेट मतलब होता है इनकम्प्लीट जो हुआ आपका, जो इनकम्प्लीट क्राइम, ये क्राइम हुआ नहीं है, इनकम्प्लीट है अभी, उसको बोलते हैं इनकोहेट क्राइम बोलते हैं। तो वो हो जाएगा आपका क्रिमिनल अटेम्प्ट हो जाएगा, क्रिमिनल अटेम्प्ट हो गया या आपका कॉन्स्पिरेसी हो गया, तो इस तरह की चीज़ को बोलते हैं इनकोहेट क्राइम बोलते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। थेफ्ट और एक्सटॉर्शन जो है ये IPC में किसके अगेंस्ट है, तो थेफ्ट किस चीज़ का होगा, आपके प्रॉपर्टी का ही होगा, चोरी। ठीक है, तो ये आपका प्रॉपर्टी के लिए आ जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के लिए कौन सा नीचे दिया हुआ आपको वो एसेंशियल नहीं है, तो मिस एप्रोप्रिएशन या कन्वर्सन वो तो होगा ही, इंट्रस्टमेंट वो भी होगा, डिसऑनेस्ट इंटेंशन भी होना चाहिए। अगर किसी का आप क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कर रहे हैं तो डिसऑनेस्ट इंटेंशन वो तो होगा ही होगा, इंट्रस्टमेंट वो भी होगा ही होगा, मिस एप्रोप्रिएशन मतलब उसका कन्वर्सन मतलब कहने का मतलब आपका सामान का इधर उधर करना वो भी होगा। क्या नहीं ज़रूरी है, तो ये आपका है नेग्लिजेंस, वो ज़रूरी नहीं है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। ये आपका है अच्छा, ये आपका जजमेंट को लेके है कि आपका कौन सा जजमेंट में आया था आपका कि राइट टू डाई विद डिग्निटी इज़ अ फंडामेंटल राइट व्हाइल अलाउइंग पैसिव यूथनेसिया। तो ये आपका आया था कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द वर्ड प्लेगरिस्ट क्या होता है। प्लेगरिस्ट देखिए ये क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉमन चीज़ है कि प्लेगरिस्ट क्या होता है। तो प्लेगरिस्ट उसको बोलते हैं कि जो किसी ने भी लैंग्वेज या थॉट किसी दूसरे ऑथर का यूज़ किया है विदाउट ऑथराइजेशन, बिना उसके परमिशन के, एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ऑथर वर्क्स एज वंस ओन विदाउट क्रेडिटिंग द ओरिजिनल ऑथर। मतलब उसने उसका काम यूज़ किया है, उसका थॉट यूज़ किया है, उसका वर्क यूज़ किया है, उसका लैंग्वेज यूज़ किया है और बिना उसे क्रेडिट दिए हुए, उसको बोलते हैं प्लेगरिस्ट बोलते हैं। ठीक है, ये आपको वर्ड बहुत सुनने मिलेगा कॉमन। अगर आपका एडमिशन जब हो जाएगा यहाँ पे DU LLB में, तो उसके बाद अगर कोई आप वो करते हैं किसी का अगर मतलब कहने का आपको कोई वो जो आपको मिलता है असाइनमेंट मिलता है, मूट कोर्ट का मिलेगा, बहुत सारे असाइनमेंट मिलेंगे यहाँ पे, तो अगर आप कॉपी करते हुए पकड़े गए कि हाँ ये सेम मिल रहा है इन दोनों कॉपी, तो वहाँ पे बहुत बार आता है नोटिस कि यहाँ पे प्लेगरिज्म देखा गया है कि मतलब सेम तरह के क्लास ग्रुप में सबका आंसर सेम है, तो ये बहुत ही सुनने में आ सकता है आपको। ठीक है, तो यही चीज़ आपका प्लेगरिस्ट, ऑप्शन हो जाएगा सी।
बात करते हैं यहाँ पे ये भी जजमेंट को लेके है कि जल्लीकट्टू बर्थडे टाइप का किस में प्रोनाउंस हुआ था, तो ये ऑप्शन हो जाएगा सी। बात करते हैं यहाँ पे कि अभिराम सिंह और सीडी कमोशन जो जजमेंट है वो किससे रिलेटेड था, तो ये हो जाएगा कि सीकिंग वोट्स इन नेम ऑफ रिलीजन अमाउंट्स टू करप्ट प्रैक्टिस, ऑप्शन हो जाएगा डी। ये सारे जजमेंट को लेके केसेस है। एंटी डिफेक्शन लॉ, हाँ ये अब एंटी डिफेक्शन लॉ आपका कौन से शेड्यूल में कंटेंट है, तो वो आपका 10th शेड्यूल में कंटेंट है, ऑप्शन हो जाएगा डी। जनरल ऑफ़र क्या होता है, जनरल ऑफ़र जो है आपका जनरल ऑफ़र, जनरल का मतलब क्या होता है कि सभी के लिए, ठीक है, तो ऐसा ऑफ़र जो कि सभी के लिए कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है उसको जनरल ऑफ़र बोलते हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, कैन बी एक्सेप्टेड बाय एनीवन। इसका एग्जांपल कुछ इस तरह समझते हैं कि सपोज़ करिए किसी का कोई सामान गुम गया या किसी के घर से कोई बंदा लापता है, ठीक है, उसने पेपर में ऐड दिया कि अगर ये मेरे सामान मिल जाए या मेरा ये बंदा कहीं किसी को मिल जाए तो मैं उसे लाख रुपए में दूंगा या जो भी दूंगा, ठीक है। तो ये ऑफ़र है, ये कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है, जो जो उसको पढ़ रहा है, ठीक है, जो जो उसको पढ़ा है, और उसके बाद वो सबके लिए वो खुला हुआ कि जो कोई भी उसके सामान को या उसके जो घर वाले हैं उसको वो ढूंढ के ले आएगा, तो वो एक तरह से उसने उस ऑफ़र को एक्सेप्ट किया, तो कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है। इस तरह का ऑफ़र को बोलते हैं जनरल ऑफ़र बोलते हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी आपका जजमेंट को लेकर है कि जो नेशनल एंथम का जो आया था कि प्रॉपर रिस्पेक्ट शो करना चाहिए नेशनल एंथम को बाय स्टैंडिंग अप जबकि नेशनल एंथम गाया जा रहा हो, तो ये कौन से केस में डिसाइड हुआ था, तो बिजॉय इमैनुअल के केस में डिसाइड हुआ था, ऑप्शन हो जाएगा ए। राइट टू प्रोटेक्ट वंस ओन्स प्रॉपर्टी अगेंस्ट द अनलॉफुल एग्रेशन, अपना प्रॉपर्टी को बचाना, ठीक है, दूसरे के अगेंस्ट आपका, तो ये कौन सा राइट है, ये आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, ऑप्शन हो जाएगा ए। अब ये क्वेश्चन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये कौन से केस में चैलेंज हुआ था, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन आपका है इसमें दो बातें हैं। सबसे पहले आपको जो डिसाइड हुआ, सबसे पहले जो चैलेंज हुआ था आपका वो हुआ था शंकरी प्रसाद में हुआ था सबसे पहले चैलेंज, ठीक है। उसके बाद फिर आपका ये क्वेश्चन फिर से उठा था सज्जन सिंह के केस में, ठीक। तो ये आपका बोथ ए एंड बी हो जाएगा, ठीक है। अगर तो आपका ऑप्शन में अगर ऐसा रहता है कि शंकरी प्रसाद है, सज्जन सिंह है, सी में कुछ और है, डी में कुछ और है, तो आप हमेशा शंकरी प्रसाद देंगे। लेकिन अगर आपको इस तरह से ऑप्शन आता है कि शंकरी प्रसाद भी है और सज्जन सिंह भी है और बोथ ए एंड बी दिया हुआ है, तब इस तरह से बोथ ए एंड बी दोनों में टिक करेंगे, क्योंकि वो जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था फर्स्ट वाला, वो उसका जो सवाल है वो दोनों में चैलेंज हुआ था, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, बोथ ए एंड बी। बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है आपका वो उसमें से क्या कवर जो हाँ विच ऑफ द फॉलोइंग, जो क्या इंक्लूड नहीं होता है फंडामेंटल ड्यूटीज़ में, ठीक है। तो क्या क्या नहीं होता देखते पहले क्या क्या होता है। टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट फॉर इट्स आइडियल, ये होगा, हमारा ड्यूटी है कि हम लोग अबाइड हो कॉन्स्टिट्यूशन से और उसे रिस्पेक्ट करें। टू अपहोल्ड द प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, ये भी होगा, एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। टू इंश्योर द रूल ऑफ लॉ, ये नहीं है, ये आपका उसमें नहीं आता है आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़ में। टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, पब्लिक प्रॉपर्टी को भी बचाना, सेफगार्ड करना चाहिए, ये हमारी जिम्मेदारी है, तो ये भी होगा। तो 1, 2 और 4 होगा, ठीक है, 3 नहीं होगा। टू इंश्योर द रूल ऑफ लॉ, तो ये आपका हो गया ए पार्ट में, ऑप्शन ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि जनरल एक्सेप्शन जो है ये कौन से पार्ट में लेट डाउन किया गया था, चैप्टर 4 में किया गया है, ऑप्शन हो जाएगा बी। अब बात करते हैं यहाँ पे कि जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है वो कब एक्सटेंड हो जाता है डेथ तक के लिए, तो ये हो जाएगा जब ऐसा कोई असॉल्ट हो जहाँ पे इंटेंशन हो किडनैपिंग का या एबडक्टिंग का, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि एक पर्सन है अनसाउंड माइंड का, वो अटेम्प्ट करता है टू किल बी, क्योंकि अनसाउंड माइंड का वो उसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, वो बी को मारने के लिए अटेम्प्ट करता है। बी जो है ए को एक आयरन रॉड से सीरियसली इंजर कर देता है, तो क्या बी के पास है कि नहीं राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, कर सकता है ऐसा नहीं, हाँ बी कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। ऑल्दो वो ए जो है वो आपका अनसाउंड माइंड का, लेकिन इससे उसको प्राइवेट डिफेंस में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, वो तब भी बी के पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि कौन सा विच लॉ जो है अमेंड नहीं हुआ था क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2018 में, तो ये हो जाएगा बी,
सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन, ये आपका अमेंड नहीं हुआ था 2018 में। बात करते एक और लास्ट क्वेश्चन जो है कि जेड जो है वो टेक्स अवे अ गोल्डन चेन ऑफ हिज वाइफ, ठीक है, विच वॉज गिवन बाय हर फादर एज स्त्रीधन विदाउट हर कंसेंट एंड गिफ्ट इट टू एन हिज गर्लफ्रेंड, जेड इज़ गिल्टी ऑफ। सीधी सीधी बात यहाँ पे ये है, जो लंबा कर दिया क्वेश्चन, ऐसा कुछ है नहीं, कि जेड ने क्या किया, अपनी वाइफ का चेन जो है उसके बिना परमिशन के, बिना कंसेंट के वो लेकर किसी और को दे दिया है, ठीक है। तो ये क्या है, ये गिल्टी ऑफ थेफ्ट होगा। बिना किसी परमिशन, बिना किसी के परमिशन के सामान ले लेना, ये यही थेफ्ट होता है, ठीक है, इसी को थेफ्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे ही इज़ गिल्टी ऑफ थेफ्ट। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ जाएगा ये क्वेश्चन, आपको जितने भी मैंने डिस्कस किए हैं, और इसी तरह आपको लॉ से रिलेटेड सारी जानकारी आपको इस चैनल पे मिलती रहेंगी। थैंक यू।